चलिए जी, चैप्टर नंबर 10। नेम ऑफ द चैप्टर इज वेक्टर अलजेब्रा। आप सब साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, क्योंकि पहले जब अलग अलग नहीं थी मैथ्स, तब तक साइंस कॉमर्स दोनों को ये चैप्टर पढ़ाया जाता था। अब कॉमर्स वालों की किताब में वेक्टर अलजेब्रा नहीं है, तो इसलिए आप सब साइंस वाले पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें से काफी सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है जी, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर कहते किसको हैं। तो वो सब चीजें मुझे इतनी ज्यादा डीपली शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी की पहले कभी पढ़ा करती थी, लेकिन फिर भी सारी डिटेल बताता चल रहा हूँ। किसी भी वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए और ये बी, लिखते इस तरीके से है, ए बी वेक्टर, ठीक है जी, ए बी वेक्टर। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता है ना सभी को। ये वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। वेक्टर कहते किसे हैं, जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इसका मतलब हम उसे वेक्टर कहते हैं कि एक डायरेक्शन दे दी जाती है उसमें। किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर आपने एरो लगा दिया इस तरीके से, तो ये ए बी वेक्टर पढ़ा जाएगा। याद रखना, ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर, ये इसका नेगेटिव होता है। ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता। जैसे कि आप लोग ज्योमेट्री के अंदर साइड ए बी को बी ए भी लिख देते थे, है ना, बी सी को सी बी भी लिख देते थे, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं कर सकते। हम डायरेक्शन नहीं पलट सकते। ए बी वेक्टर का मतलब है डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, बी ए वेक्टर का मतलब है डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू ए। तो ये फर्क है दोनों बातों में, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, लिख लें अपने पास, हेडिंग डाल लें, जनरल वेक्टर क्या होता है। ध्यान से सुनो, जनरल वेक्टर। जनरल वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये जो छतरी सी लगा दी जाती है इसे कैप पढ़ते हैं, ठीक है जी। एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, दीज आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीन एक्सिस हमारे पास होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, मतलब। और उन वेक्टर्स के, उन कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर्स काम करते हैं उन्हें यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यूनिट वेक्टर क्या है, इसे समझाने के लिए जरूरी होता है मैग्नीट्यूड का समझना। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है तो उसको हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं, और उसे निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो एक एक करके चलेंगे। फिलहाल आई जे के, एक्स आई वाई जे जेड के, ये लिख दिया। ये आपके पास तीनों एक्सिस हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर और ये इस पे परपेंडिकुलर, ठीक है जी। इमेजिनेशन थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए इसमें। इसे एक्स कह दिया, इसे वाई, इसे जेड। कहने लगे जी फिजिक्स वाले तो इसे जेड बताते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, ठीक है जी। तीन एक्सिस हमारे पास होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, और इनके अलोंग जो वेक्टर्स काम करते हैं आई जे के, वो ये इस तरीके से मेंशन करती है। लिखना चाहे इसमें लिख ले, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है ये, यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है जी, यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जो हमने जनरल वेक्टर लिखा एक्स आई वाई जे जेड के, इसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट आते हैं। एक होते हैं स्केलर कंपोनेंट्स, एक होते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स एक्स, वाई और जेड, जिनके साथ आई जे के नहीं लगता, ये कहलाते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। और अगर बात करूं मैं वेक्टर कंपोनेंट्स की,
तो वेक्टर कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं एक्स आई, वाई जे और जेड के। ठीक है जी। स्केलर कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कह देते हैं। स्केलर कंपोनेंट्स आर आल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके बाद आता है टॉपिक हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या होता है जी मैग्नीट्यूड, वो भी सुन लीजिए ध्यान से। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर लिखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो किसी भी वेक्टर की जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाती है। अब वो मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाता है, रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, तो याद रखना किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको शो करना है तो आप उसे इस तरीके से शो करेंगे। ये पढ़ा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आप कहो जी ये तो मॉडुलस था, आप कहो जी ये तो डिटर्मिनेंट था, आप कहो जी ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू थी। सब एक ही होती है, अलग अलग सिंबल सबके सेम और काम सबके अलग अलग। क्या मतलब, अगर कोई नंबर अंदर लिखा होगा तो ये सिंबल होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई फंक्शन अंदर लिखा होगा तो ये होगा मॉडुलस फंक्शन, अगर कोई मैट्रिक्स अंदर लिखी हुई होगी तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट, और अगर कोई वेक्टर अंदर लिखा होगा तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड। डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी इट कंटेन्स, जो भी इसके अंदर है उस पे इसका नाम डिपेंड करता है। सिंबल का सिंबल एक ही है लेकिन हर एक में काम अलग अलग है। ये एब्सोल्यूट, ये मॉडुलस फंक्शन, वो डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में कोई भी। अब बात ये आती है कि किस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। तो वो होता है अंडर रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम। अंडर रूट ऑफ स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम। ये वैल्यू हमेशा अपने आप में पॉजिटिव होती है। ठीक है जी। रूट से मिली हुई वैल्यू अपने आप में कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। बात क्लियर हो गई यहाँ तक सभी को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट वेक्टर। नोट्स में आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, समझ लें ध्यान से। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास, उसे रिप्रेजेंट करा जाता है जैसे आपके पास आर वेक्टर एक जनरल वेक्टर लिखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और मुझे इससे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करा जाता है आर कैप से। कैप लग गई इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। वो निकलेगा कैसे, हम किसी भी वेक्टर के वो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। आर कैप का फॉर्मूला आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है जी। किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आप कहो जी कैसे, जैसे मैंने आपसे ये कहा, एक एग्जांपल कोट कर लिया मैंने। मैंने कहा भाई मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई, सॉरी 2i माइनस 3j प्लस 4k ले लिया मान लो मैंने। मुझे यूनिट वेक्टर इसके अलोंग पे चाहिए, तो उसका क्या तरीका है। आप सबसे पहले ये वाला वेक्टर लिख लेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। फिर आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वो आ गया अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16, तो रूट 29 हो गया क्या। मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं आर वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो मेरे को मिल जाएगा 2 अपॉन रूट 29i माइनस 3 अपॉन रूट 29j प्लस 4 अपॉन रूट 29k। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर ये यूनिट कैसे हो गया, ये यूनिट वेक्टर कैसे हो गया। तो भाई हमें नहीं पता ये यूनिट वेक्टर कैसे हो गया, हम तो इतना जानते हैं कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ अपॉन 29 स्क्वायरिंग करते ही, दूसरे टर्म से मिलेगा प्लस 9 अपॉन 29, फिर मिलेगा प्लस 16 अपॉन 29। क्या एलसीएम आ गया,
29 और ऊपर क्या आ गया 29, तो 29 अपॉन 29 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, तो इसका मतलब क्या हो गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड इफ वी हैव टू फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर देन वी हैव टू डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, वी विल गेट द यूनिट वेक्टर अलोंग द गिवन वेक्टर, उसी वेक्टर के अलोंग आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब सपोज करिए वो आपसे ये कहे कि हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड n हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो n हो, n मतलब कुछ भी 7 5 10 20 कुछ भी मैग्नीट्यूड मान ले। तो याद रखना अगर आपको मैग्नीट्यूड n का वेक्टर चाहिए तो आप n इंटू आर कैप निकाल देंगे। मान लीजिए मुझे इसी ऊपर वाले वेक्टर के अलोंग एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आर कैप निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। अब मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो मैं क्या करूंगा 1 वाले की मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा, 1 वाले की मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा, यानी कि 5 इंटू आर कैप फाइंड आउट कर लूंगा मैं। तो 5 2 जा 10 अपॉन रूट 29 आई कैप, 5 3 जा 15 अपॉन रूट 29 जे कैप, 5 4 जा 20 अपॉन रूट 29 के कैप। कोई परेशानी, समझ आ गया सबको? तो टॉपिक ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट अ वेक्टर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड अलोंग द गिवन वेक्टर, then first of all we find out unit vector, then multiply that unit vector by the value which we require, जो भी हमें मैग्नीट्यूड चाहिए उसी से आप उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई परेशानी दिक्कत दुविधा किसी के मन में? इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। वैसे तो अभी बताया मैंने आपको नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर के बारे में, उसमें क्या होता है डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। सुन लीजिए ध्यान से, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, आपके पास ये ए बी वेक्टर है, तो अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं इसकी तो वो बन जाता है क्या बी ए वेक्टर। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते, मगर ए बी वेक्टर इक्वल होता है माइनस ऑफ बी ए वेक्टर के, या ये कह लो बी ए वेक्टर इक्वल होता है माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? कोई परेशानी दिक्कत दुविधा क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है सर इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर आपस में इक्वल कब कहलाते हैं? सीधा सा फंडामेंटल है, दो वेक्टर आपस में सिर्फ तब इक्वल कहलाते हैं जब उनके स्केलर कंपोनेंट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है जी, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होते हैं तब वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। कैसे? मान लीजिए मैंने आपके सामने दो वेक्टर लिख दिए, एक वेक्टर लिख दिया मैंने ए वेक्टर A1i B1j C1k, बी वेक्टर लिख दिया मैंने A2i प्लस B2j प्लस C2k। तो आप कह सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर ओनली व्हेन A1 इक्वल टू A2, B1 इक्वल्स टू B2 एंड C1 इक्वल्स टू C2। यानी कि दो दिए हुए वेक्टर के जब स्केलर कंपोनेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे, सिर्फ और सिर्फ वो तब इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। भले ही मैग्नीट्यूड सेम आ रहा हो और अगर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट अलग अलग है तो वो इक्वल नहीं होने की। समझ में आ रही बात? कई बार ऐसा होता है मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट सेम नहीं है, तो वो इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया एक वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। दूसरा मैंने लिख दिया बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस 4k।
आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो दोनों का, √29 आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, मगर ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल नहीं। बात समझ में आ गई? तो दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होंगे? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे। आप कहने लगो जी स्केलर तो इक्वल है, उसमें 2 इधर है, 2 उधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 4 उधर है, 4 उधर है, ये तो सेम सही दिख रहे। अरे भाई कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है आई वाला आई वाले के, जे वाला जे वाले के वाला के वाले के, तभी शब्द लगाया गया कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स आर इक्वल। ठीक है सर। अगला टॉपिक हमारे पास है इसके अंदर, जो कंसेप्ट है ना वो सबसे ज्यादा बस पहली एक्सरसाइज में है, 5, 7, 8 पेज के जितने भी हैं। ठीक है जी। लेकिन आगे के कंसेप्ट थोड़े एक एक दिन के हैं सिर्फ, जैसे डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, इट विल टेक लेस टाइम, इसमें लगते हैं 2 दिन, बाकी हर एक्सरसाइज में एक एक दिन। तो कुल मिला के आपके 4 से 5 दिन लगते हैं इस चैप्टर के अंदर। लिखवाने का काम इसलिए कम कर दिया ताकि दिक्कत कम आए। अगला टॉपिक हमारे पास है सर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये क्या होता है भाई? रिजल्टेंट कहते हैं जिसे आप, एडिशन ऑफ वेक्टर। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ये है ए बी वेक्टर, इसके यहाँ से दूसरा वेक्टर है बी सी वेक्टर। ठीक है जी। तो अगर आपको इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए तो पहले वाले की टेल को दूसरे वाले के हेड से जोड़ देते हैं, ये कहलाता है इसका रिजल्टेंट। तो ये अगर मान लीजिए आपके पास है ए वेक्टर और ये आपके पास है मान लीजिए बी वेक्टर, तो ये वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है जी, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो अगर हमें दो वेक्टर को ऐड करके उसका रिजल्टेंट निकालना है, उसने क्वेश्चन में कह दिया फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 गिवन वेक्टर, तो आप उन्हें ऐड कर देंगे। ऐड कैसे होता है? आई में आई वाला, जे में जे वाला, के में के वाला। तो याद रखना ये ट्राइंगल लॉ भी कहलाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल लॉ। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। ये नहीं हो सकता कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू सी ए वेक्टर, फिर गलत हो जाएगी बात। आपसे मैंने कहा ए सी है तो वो ए सी रहेगा, सी ए लिखना है तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो इसी स्टेटमेंट को और कैसे लिख सकता हूं मैं? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ऑफ ए सी वेक्टर। अच्छा, इसे ही कैसे लिख सकता हूँ? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस के सी ए वेक्टर। ठीक है जी। इस तरीके से आपको किसी को भी रिवर्ट करना है, उल्टा करना है, तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है एक, आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.1 सॉरी 10.2 जो है, 1 में तो कुछ नहीं, बेसिक्स हैं सारे। 10.2 एक्सरसाइज में यदि आप 1 मिनट के लिए ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 18 ट्राइंगल लॉ पे बेस्ड है कि इनमें से कौन सा ठीक नहीं है। तो आप इसे देखने मात्र से बता सकते हो कौन सा ठीक नहीं है। पहला है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो ठीक है। दूसरा है ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ये भी ठीक है। अगला है ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, कुछ किताबों में दोबारा से ए सी लिख रहा, उसे काट के सी ए कर लो वहां पे। ठीक है जी। ये वाला गलत है, इसका मतलब समझ में आ गई ना बात? डी वाला सही है, ए बी माइनस सी बी कर दिया उसे, बीसी को माइनस सी बी लिख सकते हैं क्योंकि बीसी इक्वल टू माइनस सी बी, इसका मतलब ये वाला बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन हमारा ट्राइंगल लॉ पे बेस्ड है। क्लियर हो गया सभी को ट्राइंगल लॉ? इसके बाद हमारे पास आता है पैरेललोग्राम लॉ, जिसे कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम लॉ भी कह देते हैं। सुनिए ध्यान से, आपके पास ए बी वेक्टर है, आपके पास बी सी वेक्टर है, इसे मैंने ए वेक्टर कह दिया, इसे मैंने बी वेक्टर कह दिया। इस वेक्टर के अलोंग
इतने ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर यहां बना दिया मैंने, तो जब वो बी वेक्टर है तो ये भी तो बी होगा। हाँ भाई, क्लियर होगी बात? किसके बजा? इधर से इधर मिलाया, ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी कितना होगा? ए वेक्टर। अब मैंने इनके रिजल्टेंट जोड़ दिए, इसका रिजल्टेंट टेल टू हेड यही होगा, इसका रिजल्टेंट टेल टू हेड यही होगा। तो इधर की तरफ से पहले आ रहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और उधर की तरफ से पहले आ रहा है तो दोनों एसी वेक्टर ही। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। मैं एसोसिएटिव बोल गया था शायद, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैं गलती से एसोसिएटिव बोल गया था पहले। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज पैरेललोग्राम लॉ, इसे ही हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। तो दो वेक्टर्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, मतलब आप ए में बी जोड़ लो या बी में ए जोड़ लो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। कहानी समझ में आ गई यहाँ तक की? कोई दिक्कत परेशानी इतने तक? इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ही है, यहां से कल करेंगे। आज जितना पता है सिर्फ इतना एक बार रिकॉल कर लेंगे, और पहली एक्सरसाइज के जितने नोट्स हैं वो सारे मैं पीडीएफ बना के ग्रुप पे डाल रहा हूँ, ठीक है जी? तो वहां से आप उसे अपने पास नोट जरूर कर लेंगे। बस आज इतना करेंगे।